हेलो दोस्तों, थारा सारा भैया का घना घना थारा इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आपने भाई मध्यकालीन समाज यूरोप और भारत में यूरोपीय समाज ने पढ़ लिया है। आज आप भारतीय समाज ने पढ़ने की स्टार्ट कराएंगे। 26 तारीख के बाद अपनी वीडियो रेगुलर आओगी तो हम सारा तैयार हो जाओ। आप ज़्यादा ही छुट्टियाँ में घनघरा सिलेबस समटा देंगे। तो सारे भाइयों जुट जो पढ़ाई में, क्योंकि यो टाइम है रही कुछ कर गुजरने का, कुछ बनने का, अपना नाम रोशन करने का, अपने परिवार का नाम रोशन करने का, अपने भैया का मेरा नाम रोशन करने का। तो चलो स्टार्ट करा अपनी आज इसने भारतीय समाज ने भाई के समझना आपने भारतीय समाज में। आपने यूरोपीय समाज ने पढ़ा था उसी प्रकार आप भारतीय समाज ने पढ़ांगा। तो समाज था न सारा न बेरा है, समाज लोगत बने हैं। तो आप लोगा के बारे में पढ़ांगा। लोग कौन किन की स्थिति मतलब समाज में ऊपर थी, कौन नीचे थे, कौन मतलब किसका दुराशक्ति ज़्यादा ही, कौन कमज़ोर है, कौन के काम कराया कर दे, महिलाओं की स्थिति कैसी थी, दासों की स्थिति कैसी थी, पढ़ाई का स्तर कैसा था, समाज में सबसे ज़्यादा शक्ति किसका दो रही, किसान के हालात है, कारीगरा के क्या हालात है। ये चीज़ पढ़ा करा भाई आप समाज में, क्योंकि समाज बना है लोकगत है। लोग का के एक दूसरे के साथ संबंध जब स्थापित हो, जब समाज बनाया करे। तो आप समाज जब पढ़ाएंगे नहीं, जब आप लोगों के बारे में पढ़ाएंगे, उनका जीवन के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप मध्यकालीन समाज के बारे में पढ़ाएंगे। पर मध्यकाल में जो भारतीय समाज है उसकी संरचना जो थी वो बहुत जटिल हो गई थी। तुर्कों के भारत पर आक्रमण के बाद मध्य एशिया से जीविका की तलाश में यहाँ बड़ी संख्या में लोग आए। चलो दोस्तों, मैं थाने आज एक बढ़िया चीज़ दिखाऊंगा। मैप पे देखता हूँ मैं, माइक्रोसॉफ्ट का जो मैप है वो एक बार मैं ऐप पे देख लेता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट का ऐप मैं और तो स्टार्ट करूँगा थोड़ा थोड़ा। ये देखो, इसमें मैं थोड़ा सा नीचे लाने का प्रयास करूँ हूँ। हाँ देखो, तो यो जो है न, यो अपना के है, यो जिस पर जो मेरा कर्सर है यो अपना इंडिया है। ये मैं इसमें थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, जूम 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 जूम, ठीक है। यो अपना के है, यो अपना इंडिया है। इसका साइड में के लगा है यो पाकिस्तान है, और यो के है अफगानिस्तान है, यो ईरान है। ये अपन जिन देश की बात करांगे ना, तुर्क की देखो भाई लगभग 600 से 700 शताब्दी के बीच में, 600-700 शताब्दी के बीच में जो ये जो यहाँ का इलाका है, यहाँ पर यहीं कहीं पर मक्का मदीना है। यहाँ पर जो पैगंबर मोहम्मद थे उन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना कर दी थी। और 700 शताब्दी तक यो मतलब आड़ लगभग ईरान, इराक, सीरिया, सारिया, जॉर्डन यहाँ पर पूरा फैल गया था। उसके बाद इस्लाम धर्म ने आपका प्रसार जो ये मध्य एशिया की कंट्री है, जब आप अपना पाठ में जब आप मध्य एशिया की बात करांगे ना, तो आप उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, इन देशों की आप बात करांगा। तो मध्य एशिया जड़े भी आवन है तो थाना देख लेना, यो अपना कश्मीर हो गयो, कश्मीर के ऊपर तजाकिस्तान, अच्छा उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ये देश मध्य एशिया के अंतर्गत आवे है। तो जो अर्थ जो इस्लाम धर्म चालू हो और यो फैल दो पूरा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये तो अपना पहला पाकिस्तान तो अपना इंडिया के अंतर्गत मैं होया कर दो पहला, तो ये मध्य एशिया में फैल गयो। और इस्लाम धर्म का फैलने तो पहला आड़े बड़े बड़े कबीले होया कर दे, कबीलाई लोग रहा कर दे। तो जुकर ये जो कबीलाई लोग होया कर दे ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली और मतलब कबीलाई लोग इतना बेरा प्रवृत्ति कि वे मार काट में ज्यादा विश्वास रखा करे हैं। तो ये मतलब बहुत ज्यादा शक्तिशाली लोग होया कर दे। और यह बात है मैं बताना चाहूँ भाई, इनका द्वारा बहुत ज़्यादा पावर होया कर दी। तो इस जब इस्लाम धर्म इन में आया तो इस्लाम की जो इस्लाम में क्या हुआ है, मुस्लिम मिल्लत की अवधारणा हो भाई, मुस्लिम भाईचारा। भाई इस्लाम की सबसे मेन चीज़ है कि इस्लाम में जो भी मुसलमान उनका भाईचारा बहुत श्रेष्ठ है। तो एक तो ये क्या थे, इनमें शक्ति तो पहला थी क्योंकि कबीलाई लोग थे और मतलब एक दूसरे के ऊपर आक्रमण कर दे रहा कर दे। और जुकर इस्लाम धर्म इनने अपनाया तो मुस्लिम मिल्लत की उदाहरण इनने मिल गई। ये भी ये भाई की तरह रहने लगे, पावर तो इनका जरूरत थी है। तो इनने ये मध्य एशिया के जो देश थे, जो लोग थे, वो भारत पर आक्रमण कराया। इन्हें लगातार 1200 के बाद इन्हें लगातार भारत पर आक्रमण कराया। और इसका बाद इनने किया भारतीय एक मुस्लिम कंट्री में लगभग मतलब इनके शासक जो थे वो मुस्लिम बन गए थे। तो मुस्लिम कंट्री में इंडिया ने चेंज कर दिया था। तो यो था अपना थोड़ा बहुत बता दिया मैं थाने, ये बुलटे आप अपना काम पे आ जाएंगे।
तो ईब चलो स्टार्ट करा हाँ भारतीय समाज ने समझनो। तो मैंने कौन बेरो चलन लागे रहे, चलन तो लागे रहे, ठीक है जी। तो ईब मध्यकाल में भारतीय समाज की संरचना बड़ी जटिल होगी। ये तुर्क, मतलब थाना बताया था नहीं, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, ये तुर्क थे कि भारत पर आक्रमण के बाद जो मध्य एशिया से जीविका, ये मध्य एशिया ही है, मध्य एशिया तक जीविका की तलाश में या बड़ी संख्या में आए। जो कर देख तुर्क, जो कर महमूद गजनवी नाम सुना होगा, मोहम्मद गोरी था नाम सुना होगा, तो ये तुर्क थे, ये भारत पर आए। ये जो महमूद गजनवी था नहीं, उसने तो भारत पर लगातार आक्रमण कराया, भारत में लूट के ले गया। बट जो मोहम्मद गोरी था नहीं, उसने क्या कराया, भारत पर आक्रमण कराया और आड़े आपका जो शासन भी उसने स्थापित कर दिया था, जिसने दिल्ली सल्तनत क्या करा, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट कराया था ना, भारत में दिल्ली सल्तनत की स्टार्ट हुई थी भाई, और वह स्टार्ट करी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था नहीं, वो मोहम्मद गोरी का दास था। तो सिंपल सी बात था ना, इसमें जाना को नहीं ना, यह थारी किताब में है। मैं थाना सिर्फ एक चीज बताना चाहूँ कि तुर्क कौन थे, ये मोहम्मद गोरी थे, महमूद गजनवी थे, ये जो कबीलाई लोग थे जिन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया था, उन तुर्क की बात करा जाने लगा जो मध्य एशिया थे। तो तुर्कों के भारत पर आक्रमण के बाद मध्य एशिया में जीविका की तलाश में बड़ी संख्या में यहाँ से लोग आए। जब इनने भारत पर आपका नियंत्रण कर लिया, मतलब आड़ा शासन स्थापित कर लिया नहीं, तो ओडा के लोग भी जीविका की तलाश में भारत में आने लगे, क्योंकि आड़ा बहुत ज्यादा पैदावार होया कर दी और व्यापार भी बहुत ज्यादा मात्रा में होया करता भारत में। तो इस खातर ये लोग भारत में आने लग गए और इन्हें बेरा भाई अपना राज्य है तो आपना काम भी बढ़िया मिल जाएगा। उनमें से अधिकांश ने भारत में रहना आरंभ कर दिया। जो ये जीविका की तलाश में आए थे वे भारतीय समाज का अंग बन गए, लेकिन अपनी पहचान अलग बनाए रखने में भी सफल हुए। वे भारतीय समाज का अंग तो बन गए, मतलब भारत में रहने लग गए, समाज का अंग बनने का मतलब क्या है कि एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित कर लिए, हिंदू है या अन्य कम्युनिटी के लोग उन्हें गिल्ला भी ने संबंध स्थापित कर लिए। पर इन आपकी जो पहचान है, जो मुस्लिम धर्म मतलब मुस्लिम होने की जो पहचान है, उसने अलग बनाए रखा। इन लोगों में बड़ी संख्या में ऐसे लोग थे जिनका धर्म या पंथ यहाँ के मूल नागरिकों से भिन्न था, क्योंकि ये इस्लाम धर्म के मानने वाले थे ज्यादातर। इनके आगमन से भारतीय समाज में जटिलता आ गई। ये भारतीय समाज में जटिलता होकर आ गई भाई, पहला था धर्म, पहला अपना भारत जो है नहीं वो जातीय का आधार पर, वर्ण का आधार पर बटिया पड़ा था, और अनेक जातियां थी और 4 वर्ण थे जो कर ब्राह्मण शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये वर्ण बने पड़े थे। जातिया का तो कोई ओढ़े कौन था, तो पहला बटिया पड़ा था। और जब ईब क्या हो गया, ईब देश जो है वो धर्म का आधार पर भी बट गया, क्योंकि इस्लाम धर्म एक नया धर्म आ गया टक्कर में हिंदू धर्म का। अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि पर आधारित थी, इसलिए सामाजिक संरचना में किसान का महत्वपूर्ण स्थान था। क्योंकि अर्थव्यवस्था खेती पर डिपेंड थी नहीं, तो जो सामाजिक संरचना है नहीं उसमें किसान का बहुत महत्वपूर्ण रोल था। ये आड़ा का जो समाज था वो ग्रामीण था, जिसमें जमींदार के अतिरिक्त किसानों की अनेक श्रेणियां थी। वह जो सबसे बस समाज आड़ा ग्रामीण था, किसानों की अनेक श्रेणी थी, और जो जमींदार था नहीं वो इन किसानों का एक हिस्सा था। जो जमींदार खुद खेती को न कराया करता, यो आपका नीचा घने किसान रखा करता, बट्टेदार के रूप में या अन्य के रूप में उन तक खेती करवाया करता। शहरी वर्ग भी अनेक वर्गों में बट रहा था, जिसमें व्यापारी थे, कारीगर थे, बुद्धिजीवी मतलब थिंकर्स लोग शामिल थे। धार्मिक व सामाजिक दृष्टि से भी इस समाज में अनेक वर्ग थे। भाई धार्मिक रूप तभी और सामाजिक रूप तभी समाज में घने वर्ग बन रहे थे। वे कौन कौन से थे, तो पहले हो शासकीय वर्ग। मैं थाने पहला ही बता दूं, अब पढ़ने तो पहला मैं थाने एक बार बता दूं कि भाई जो समाज है मैं शासकीय वर्ग जो है वो 3 स्तर पर था। एक तो सेंटर का स्तर पर, जिसने आप केंद्र स्तर पर क्या करा केंद्रीय सत्ता। दूसरा क्या करा स्थानीय स्तर पर, जो मतलब प्रांत का शासन होया करता, प्रांत का जो कर आज का टाइम पर जो कर मान लो मैं भारत की बात करूंगा तो वो केंद्रीय स्तर आओगा, मैं हरियाणा की बात करूंगा तो वो स्थानीय स्तर पर आओगा, प्रांतीय स्तर पर आओगा। अगर मैं हरियाणा की बात करूंगा तो प्रांतीय स्तर पर आओगा, और अगर मैं गामा की बात करूंगा तो वो स्थानीय शासन के अंतर्गत आओगा। तो उस टाइम भी यही सिस्टम था, केंद्र पर राजा होया करता और उसका मंत्रिमंडल होया करता, मतलब उसके मंत्री संतरी होया करते। फिर स्थानीय स्तर पर जो राजा है वो कई लोगों ने नियुक्त कराया कर दो। इनके अलग अलग नाम होया कर दे, कोई किसी ने जागीरदार कह दिया कर दा, किसी ने इख्तेदार कहा कर दे। तो थाना नाम का दो रखे में कौन जानो, थाना कॉन्सेप्ट समझनो है। कॉन्सेप्ट के है, सिंपल सी बात है कि सब तो ऊपर राजा होया कर दो, राजा का अनेक मंत्री मतलब मंत्रिमंडल होया कर दे, उसके अनेक मंत्री होया कर दे, सब तो ऊपर सत्र पे। फिर राजा जो है वो अलग अलग प्रांतों में, जो कर आज का टाइम पर हरियाणा पंजाब की बात कर लें या अलग अलग राज्य की बात कर लें, तो उस टाइम भी अलग अलग राज्य होया कर दे, प्रांत होया कर दे। तो राजा जो है वो उन प्रांतों में किसी लोग मतलब लोगों ने नियुक्त कर दिया कर दो, जड़ा वे शासन किया कर दे। उन मतलब प्रांत का नीचे अनेक स्थानीय शासक होया कर दे, जो मतलब स्थानीय
जो प्रांतीय शासकों द्वारा नियुक्त किया जाया करते, तो यह सिस्टम हो, ये वापस ना किताब में पढ़ लिया। इनमें एक वर्ग वह था जो शाही शक्ति या केंद्रीय सत्ता का प्रतिनिधित्व करता था, यही राजा और वो मंत्रिमंडल की बात कर रहे हैं। दूसरा वर्ग उन स्थानीय शासकों, सरदारों और भूस्वामियों का था जो स्थानीय शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता था। आर्य स्थानीय का मतलब जो प्रांतीय स्तर पर शासन कराया करते हुए। यह शासकीय वर्ग शासकीय कार्यों में संलग्न रहता था, मतलब शासन कार्य कराया करता, वह लोगों के ऊपर नियंत्रण रखा करते, उस काम में संलग्न थे, शामिल थे। शासकों के साथ सत्ता में भागीदारी रखता था तथा ऊंचा वेतन प्राप्त करता था। जो ये स्थानीय शासक थे, जो ये सरदार थे और ये भूस्वामी थे, ये क्या करते, सत्ता में साझे भागीदारी रखा करते, मतलब पावर में इनके भी हिस्सेदारी थी, और ये ऊंचा वेतन प्राप्त किया करते, राजा महाराजा थे। यूरोपीय सामंतों की तरह ये भूमि के मालिक तो कौन थे, जो कर अपन यूरोप में पढ़ा था कि जो वे सामंत होया करते, उनका दौरा बड़ी बड़ी जमीन होया करती, वे 10-7 और काम कराया करते। ये इनका दौरा खुद की जमीन तो कौन थी, पर ये प्रभावशाली जरूर थे। पूर्व मध्यकाल में सत्ता पर नियंत्रण स्थानीय शासकों था। पूर्व मध्यकाल का मतलब क्या है भाई, मध्यकाल तक पहला, मध्यकाल का टाइम तक पहला, मतलब इस्लाम धर्म जो ये तुर्क आए थे उसका उस तक पहला जो था, वो सत्ता पर नियंत्रण इन स्थानीय शासकों का था, जिन आप सामंत क्या करना है, उन स्थानीय शासकों का था नियंत्रण पहला भारत पे। बट जो कर दिल्ली सल्तनत आई नहीं, दिल्ली सल्तनत उसने कहा जो तुर्किया ने आक्रमण किया, जो कर मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया और भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर दी थी। तो पूर्व मध्यकाल में सत्ता पर नियंत्रण स्थानीय शासकों का था, लेकिन जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई नहीं, उसने इन स्थानीय शासकों ने नीचे धकेल दियो, और जो ये प्रांतीय स्तर पर शासक होया कर दे नहीं, ये नीचे खिसक के गामा के लेवल पर आ गए, जो ये स्थानीय शासक होया कर दे। मम्मी थोड़ी आराम तक कर ले। लेकिन दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद केंद्रीय सत्ता पर तुर्कों के आधिपत्य ने इनको दूसरी श्रेणी में पहुंचा दिया था। परंतु दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद केंद्रीय सत्ता पर तो खुद तुर्क जम गए थे, और इनने क्या कर दिया, नीचे धकेल दिया और ज्यादा नीचे, मतलब ये गामा का लेवल तक आ गए, और ये जमींदार बन गए थे, जमींदार जागीरदार इस प्रकार के इन पद मिल गए थे। ये मतलब सिस्टम था। आगे पढ़ांगा ये बापा। मुगल काल में भी इनकी यह स्थिति रही। इन शासकीय वर्ग में एक ऐसा वर्ग भी था जो गाँव में रहता था। ये जो पूर्व मध्य काल में जो स्थानीय शासक कराया करते, जो सामंत कराया करते नहीं, वे तुर्की मतलब मध्य काल में आके गांव का लेवल पर आ गए, जिनको शासकीय अधिकार प्राप्त थे। यह वर्ग भूस्वामियों का वर्ग था। ये बड़ी भूमि के स्वामी थे, तो राज्य इन्हें बड़े क्षेत्रों में लगान व कर एकत्रित करने का दायित्व भी सौंप देता था, जिसके बदले ये राजा से पारिश्रमिक भी प्राप्त करते थे। जो राजा है नहीं, वो इन भाई कर एकत्रित करने को भी काम सौंप दिया कर दो, और राजा इन इसके रूप में पारिश्रमिक जो उनका वेतन है वो भी दिया कर दो। ये भूस्वामी जो थे वो ग्रामीण स्तर पर शीर्ष स्थिति में थे, मतलब ये जो भूस्वामी थे, जिन्हें आप जमींदार भी कह दिया करा, ये ग्रामीण का लेवल पर सब तो ऊपर थे। ये सेना भी रखा कर दिया आपका दौर है, इनके किले भी कर दे, और दुर्ग रक्षा के साथ साथ इनकी प्रतिष्ठा के भी प्रतीक थे। जो इनके दुर्ग होया कर दे, वो इनकी रक्षा तो कर दे। दुर्ग क्यों है भाई, जो अपना मान ले घर है, इसका हर बार उसने गेट दे दीवार आता है, वो दुर्ग बन जाए। तो दुर्ग जो थे वो रक्षा के साथ साथ और क्या क्या कर दे, इनकी प्रतिष्ठा के भी प्रतीक थे। देश के विभिन्न भागों में ये अलग अलग नामों से जाने जाते थे। जो ये स्थानीय शासक होया करते नहीं, इन अलग अलग नाम से जाने जाया करता। कड़े इन नायक कहा कर दे, मतलब दक्षिण भारत में अगर जाओगे ना तो इन नायक और चौधरी कहा कर दे दक्षिण भारत में, नायक और राय कहा कर दे दक्षिण भारत में। जो विजयनगर साम्राज्य था, हमको जानते हो, थाना जानने की जरूरत भी को नहीं, मतलब दक्षिण भारत में नायक राय कहा कर दे, और चौधरी अपना उत्तर भारत में कहा कर। आज तक भी कई लोग अपना चौधरी को आकर राजी है। शहरी अभिजात की तुलना में इनकी आमदनी तो सीमित थी, बस शहर के जो अमीर लोग हैं, कुलीन लोग हैं, उनकी तुलना में इनकी आमदनी तो कम थी, पर इनका जो पावर थी। ये सामान्य किसानों की तरह रहते थे। मध्यकाल में एक शक्तिशाली ग्रामीण भूस्वामी केंद्रीय शक्ति के लिए चुनौती समझा जाता था। भाई मध्यकाल में एक शक्तिशाली जो ग्रामीण भूस्वामी है, उसने जो केंद्रीय सत्ता है, जो राजा है, उसका खातर किया एक चुनौती समझा जाया कर दो। ये बात गाजो थोड़े बहुत शासकीय वर्ग के बारे में और बता रखी है, चलो इसने भी समझ लेते हैं, क्यों इसने भी छोड़ना है। शासकीय वर्ग में विभिन्न राज्यों के बड़े बड़े पदाधिकारी और जमींदार शामिल थे। ठीक है, बड़े राज्य के पदाधिकारियों की आय का साधन राज्य द्वारा निर्धारित होता था। या तो वे नकद वेतन प्राप्त करते थे, या किसी बड़े क्षेत्र की भूमि से कर एकत्रित करने का अधिकार सौंपा जाता था इनको। जिस क्षेत्र के भूमि कर का अधिकार उन्हें सौंपा जाता था, वह क्षेत्र 13वीं से 15वीं शताब्दी के बीच एकता कहलाती थी, तथा वही क्षेत्र 15वीं से 18वीं शताब्दी के बीच जागीर कहलाने लगा था। ये मैं थाना थोड़ा समझा दूं। ये वापस नो तो बेरा पाट गया भाई, 3 लेवल पर आकर दो, एक केंद्र के स्तर पर, एक राज्य के स्तर पर, एक जमा बिल्कुल लो लेवल पर जो ग्रामीण के स्तर पर होया करता। ये वापस नो देखना है कि भाई इन वेतन को कर मिला करता। तो कईयान तो वेतन है, मतलब जो अपन क्या करा मंथली इनकम है, मतलब यार जो काम करके बदले मिला कर वेतन पारिश्रमिक,
तो कईया तो नगद के रूप में मिला करदा भाई रुपये दे दिया कर दे, बट कईया ने क्या करा कर दे, भूमि कोई एक विशेष भूमि दे दी, मान ले कोई गांव दे दिया भाई यो गांव तेरा, इस तरह तू कर उगा और तेरी इनकम ले ले, तेरी वेतन ले ले, तो यो सिस्टम होया कर दो। तो जो वेतन है वो दो तरीके से मिला कर दो, एक नगद के रूप में और एक भूमि दे दिया कर दे, उस तक कर एकत्रित करने का अधिकार मिल जाया करता। जिस क्षेत्र के भूमि कर का अधिकारी ने सौंपा जाता था ने, बस जिस क्षेत्र मान ले एक कोई भी गांव दे दिया, कोई भी दे दिया, तो उस गांव ने 13वीं से 15वीं शताब्दी में तो एकता का कलाया कर दी, जो मतलब जो भूमि कर एकत्रित करण खातिर उन्हें सौंपी जाया कर दी, वह 13वीं से 15वीं शताब्दी में मतलब 1200 से लेके 1400 तक है, 1400 तक तो के कलाया कर दी वह एकता। वही क्षेत्र 15वीं से 18वीं शताब्दी तक के कलाने लग गया, जागीर कलाने लग गया था। मतलब मुगला का टाइम पर जागीर कलाने लगी थी, और उस तक पहला यह के है एकता कलाया कर दी। 13वीं शताब्दी का मतलब है 1200 तक लेके 1300 तक है, और 15वीं शताब्दी का मतलब 1400 लेके 1500 तक है। तो मतलब 1200 तक 1500 के बीच में एकता, और 15वीं शताब्दी का मतलब है वो मतलब 1400 से लेकर 1500 तक है, और 1800 का मतलब है 1700 से लेकर 1800 तक है। तो ये 18वीं शताब्दी का मतलब है। तो 15वीं से 18वीं के बीच में जागीर, और 13वीं से 15वीं के बीच में एकता। अगर थोड़ी बहुत जुबान लोली खड़ा गई तो हम ध्यान रखियो, बस 13वीं शताब्दी का मतलब है 1200 से लेकर 1300 तक, 15वीं शताब्दी का मतलब है 1400 से लेकर 1500 तक, और 15वीं का बेरा है 18वीं का 1700 से लेकर 1800 तक। मतलब 18वीं की बात करेंगे तो आप 1700 से लेकर 1800 तक की बात करेंगे। यह बात समझ में आ गई। इब जमींदार मध्यकाल में स्थानीय शासक वर्ग जिसे परंपरागत रूप से शासन करने का अधिकार प्राप्त था, जिस क्षेत्र पर उनका अधिकार मान्य होता था वह उनकी जमींदारी कहलाती थी। जमींदारों के रूप में उन्हें क्षेत्र में रहने वाली जनता पर शासकीय अधिकार प्राप्त हो जाता था। इब के का जमींदार कौन होया करता भाई, मैं थाने बताया था कि मध्यकाल तक पहला स्थानीय शासक होया करते ने, उनने क्या करा प्रेशराइज करके दबा के जो तुर्की शासक थे उनने ग्रामीण के लेवल पर पहुंचा दिया। बट इब्बे भी इनका दौरा इतनी सत्ता रही कि वे ग्रामीण लोगों ने दबा सके या उनका ऊपर शासन कर सके। ये इनका नीचे बहुत बड़ी जमीन होया कर दी, इनका दौरा है उसका उस पर ये किसाना तक काम करवाया कर दी, इनकी जो जमीन होया कर दी नहीं वह इनकी जमींदारी को आया कर दी, इनका दौरा आपकी खुद की सेना होया कर दी। तो ये होया कर दे जमींदार। तो आप जमींदार की बात करें, जब ये कोई सरकारी अधिकारी को नहीं होया कर दे, कहे था मान लो भाई ये राजा द्वारा नियुक्त किया जाया कर दे ना, ये खुद की इनका दौरा जमीन होया कर दी, इनका दौरा खुद की सेना होया कर दी, और ये मतलब सरकार तक अलग होया कर दे। समझ में आ गई बात है। तो ये मतलब खुद में एक स्वायत्त शासक होया कर दे। मवासात ये देख लिया भाई, अनेक किसान न तो सरकार को कर देते थे और न ही सरकार का कोई आदेश मानते थे। सेना द्वारा आक्रमण किए जाने की स्थिति में वे लोग जंगलों, पहाड़ी प्रदेशों, मरुभूमि आदि दुर्गम स्थानों पर पलायन कर जाते थे। ऐसे क्षेत्र समकालीन विवरणों में मवास या मवासात के नाम से जाने जाते हैं। भाई मवासात ऐसा क्षेत्र हुआ है जड़ा के लोग जो है, जड़ा के जो किसान है वो ना तो सरकार ने कोई कर देवे और ना उन्हें काम में सहयोग करे, तो उस क्षेत्र ना पा मवासात क्षेत्र कहूंगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, मवासात का अर्थ है एक क्षेत्र। कौन क्षेत्र जड़ा के किसान ना तो सरकार ने किसी काम में सहयोग करे और ना सरकार ने टैक्स देवे। तो ठीक है, मवासात के है एक क्षेत्र है जड़ा किसान ना तो सरकार ने टैक्स देवे और ना सरकार ने कोई आदेश मानने। ठीक है, तो पक्को पेपर में आओ से 1 नंबर को आओ, लिख लियो। धार्मिक वर्ग, इब अपन शासकीय वर्ग तो पढ़ लियो, इब अपन धार्मिक वर्ग पढ़नो है। मध्यकाल में जो भारत में हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भी रहा कर दे। ठीक है, क्योंकि तुर्की शासन के बाद वे भारत में आके बस गए थे। इन दोनों धर्मों में एक ऐसा वर्ग था जो धार्मिक क्रियाकलापों में अपनी जीविका भी चलाता था। भाई जो कर दोनों में एक ऐसा वर्ग हो जो धार्मिक काम करके आपको जीवन चलाएगा दो, वो कौन कौन हो आगे देखो। मुसलमाना में इस वर्ग ने उलेमा कहा कर दे, जो कर अपना ब्राह्मण या पंडित कह दिया करे है, उसे टाइम उसे वर्ग जो मुसलमान है उन्हें उलेमा कहा करे। ये उलेमा क्या क्या कर दे भाई, ये पढ़िया कर दे, ये पढ़ाया कर दे, ये धार्मिक क्रियाकलापों में संलग्न रहते थे। भाई मतलब पढ़न पढ़ाने का साथ है, मस्जिद में जो नमाज पढ़नी होया करे उस टाइम नमाज पढ़ाया करे या और कोई काम कराया करे, तो धार्मिक क्रियाकलाप में ये संलग्न रहा कर दे। मस्जिद के धार्मिक कार्य करने वाले जो थे वो मौलवी,
मदरसों एवं मकतबों के शिक्षक, न्यायालयों के न्यायाधीश इसी वर्ग से आते थे। तो जो मस्जिद में धार्मिक काम कराया करते हैं, जिन आप मौलवी कराया करा नहीं, वो भी इसे वर्ग पाया करते। कौन सा वर्ग था? उलेमा वर्ग था। जो मदरसा में, मदरसा मतलब कि जो कर अपने गुरुकुल हो नहीं, उसे प्रकार ये मदरसे और मकतब होया कर दे, उनके शिक्षक भी उलेमा वर्ग आया कर दे। और जो न्यायालय होया कर दे उस टाइम के, उनके न्यायाधीश भी ये उलेमा होया कर दे। ठीक है, इन्हें राजकीय संरक्षण प्राप्त था भाई, इन्हें राजकीय संरक्षण प्राप्त था। कुकर प्राप्त था क्योंकि जो राजा होया करदा नहीं, उसका धर्म भी इस्लाम है और ये भी इस्लाम न माननीय, तो इन राजकीय संरक्षण इसलिए प्राप्त था। राज्य की ओर से इन्हें अनुदान भी दिया जाया करता। अनुदान मतलब क्या? ग्रांट्स, जो का सरकार जो है गामा ग्रांट भेजा कर है नहीं, तो उसे प्रकार जो राजा करदा नहीं, वो इन अनुदान दिया कर दो। अनुदान वह चीज जो है जिसने अपन लौटानी कौन पड़े, जो का अपन कोई दान मिल जाए तो आप उसने लौटाना को करना नहीं, तो वो सिस्टम है अनुदान। ये मुस्लिम धर्म के धार्मिक ग्रंथों के जानकार होया कर दे। जो मुस्लिम धर्म के धार्मिक ग्रंथ है, जो कर कुरान है, हदीस है, तो इस प्रकार के जो उनके जो धार्मिक ग्रंथ है उनके ये जानकार होया कर दे। हिंदुओं में ब्राह्मणों का एक ऐसा ही वर्ग था। धार्मिक क्रियाकलापों का कार्य हिंदू समाज के लिए ब्राह्मण किया कर दे। मंदिर के धार्मिक क्रियाकलाप और पाठशालाओं में शिक्षा देना इनका मुख्य काम था। लोग इन्हें दान दिया कर दे। ये हिंदू धार्मिक ग्रंथों के विद्वान होया कर दे। भारत का हर गांव में प्राय एक ब्राह्मण होता था। गांव के सभी धार्मिक कार्य इन्हीं द्वारा संपन्न कराए जाते थे। हिंदुओं में ब्राह्मण तथा मुसलमानों में उलेमा रीति रिवाजों के अनुसार विवाह संपन्न करवाते थे। या कोई बड़ी बात कोई था, हम खुद तो पढ़ के समझ सको यार। उलेमा के वो है, उलेमा जो है वो फारसी भाषा के शब्द आलिम से बना है। आलिम का बहुवचन है भाई, आलिम जो है वो तो एक वचन है और उलेमा जो है बहुवचन है। आलिम मतलब ये एक वचन है, मूल रूप से इल्म से निकला है, इल्म से बना, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। भाई जो देखो उलेमा जो है वो एक बहुवचन है, क्योंकि आप उलेमा वर्ग की बात करा, एक वर्ग मतलब लोगों का समूह है, तो उलेमा जो है वो बहुवचन है और आलिम उसका क्या है? एक वचन। आलिम जो है वो इल्म से बना है, इल्म मतलब, और इल्म का मतलब वो ज्ञान, अर्थात उलेमा वह आलिम या उलेमा वह व्यक्ति होता है जिसे इल्म होता है, मतलब उसने इल्म रखने वाला या ज्ञान रखने वाला ही आलिम होता है। ज्ञान रखने वाला आलिम और उसका बहुवचन उलेमा। मध्यकाल में मुस्लिम समाज के विद्वान लोगों का यह मुख्य वर्ग था। मकतब, मकतब एक प्रकार का विद्यालय था, मैंने बताया था, जो कर अपना गुरुकुल होया कर दे, उसे प्रकार होया कर दे मकतब, या जिसने आप क्या करा मकतब था, एक और शब्द क्या था? मकतब था और मदरसा था, जिसमें विद्यार्थी अक्सर ज्ञान के साथ साथ धार्मिक शिक्षा भी प्राप्त कराया करते हैं। इन्हें नमाज नमूज पढ़नी, कुरान पढ़नी और चीज सिखाई जाया कर दी। ये एक शब्द और है बलुतेदार, इसने और पढ़ा। भाई मध्यकाल में जो ग्रामीण सेवादारों का एक वर्ग था, बलुतेदार क्या था? एक ग्रामीण सेवादारों का एक वर्ग था। सेवादार मतलब जो आपकी सेवा दिया कर दे, ठीक है, सेवा अलग अलग रूपों में दिया कर दे। कोई सुनार था, कोई कुमार था, कोई बढ़ाई था, कोई लुहार था, कोई कोल्ली था, जो नाव चलाने वाला कर दे। वर्ष भर अपनी सेवा के बदले फसल आने पर ये उसका एक हिस्सा प्राप्त करते थे। भाई पूरे साल तो ये बिना कोई रुपये ले और चीज ले काम कराया कर दे, बट जो करे किसान की मतलब फसल उग जाया कर दी नहीं, उसके बाद जो किसान था वो उसने आपकी फसल का एक हिस्सा दे दिया कर दा इनने। जो महाराष्ट्र के गांव में इनकी संख्या क्या थी? 12 थी। ठीक है, ये काम के बदले फसल का एक भाग प्राप्त कराया कर दे। तो ये हो गए बलुतेदार। बलुतेदार कौन थे? ग्रामीण सेवादारों का एक वर्ग। मध्यकाल में स्थानीय शासकीय वर्ग शासकीय कार्यों में अपनी भागीदारी स्थापित कर चुका था। बड़ी संख्या में स्थानीय शासकीय वर्ग के लोगों ने राजकीय पद प्राप्त किए थे। मैं थाना ऊपर बताया था कि नायक जो थे वो दक्षिण भारत है, राय जो थे वो भी दक्षिण भारत है, चौधरी जो थे वो उत्तर भारत है, और राणा जो अपना राजस्थान का। तो ये सारे के सारे क्या थे? ये स्थानीय शासक होया कर दे। इनका द्वारा खुद की पावर होया करती। ठीक है, ये बाबा बढ़ांगा आगे, ये पढ़ांगा आपा के व्यापारी एवं दुकानदार की स्थिति थी। भाई आपने धार्मिक वर्ग पढ़ लिया, आपने शासकीय वर्ग पढ़ लिया, अब आप व्यापारी की स्थिति देखांगा और ओडा के जो दुकानदार थे उनकी स्थितियां देखने का प्रयास करांगा। वह समाज में व्यापारी व दुकानदार का एक प्रमुख वर्ग था। भारत में संपन्न व्यापारी का एक विशाल वर्ग था। उनमें से कुछ तो उस समय विश्व के सबसे धनी व्यापारियों में से एक थे। मैं थाने एक बात बताऊं, इस टाइम मध्यकाल के टाइम पे जो इंडिया है और जो चाइना है, वो पूरी वर्ल्ड की जीडीपी का मतलब जितना पूरा संसार में जितना पैसा था ना, मतलब जीडीपी तो हम जानते हो या नहीं जानते हो, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, उसका 50% हिस्सेदारी सिर्फ इंडिया और चाइना की थी। तो आप सोचो कितना ज़्यादा विकास का स्तर पर
उस टाइम था भारत कितना व्यापार किया करता। ठीक है, कुछ व्यापारी वर्ग अंतर्राष्ट्रीय तथा अंतर क्षेत्रीय व्यापार किया करते। इब एक तो अंतर्राष्ट्रीय है, इनने एक तो कह दिया भाई अंतर्राष्ट्रीय है और एक कह दिया अंतर क्षेत्रीय। ये हमारे बोले बाड़े भाई है ना, बेरा तो कोनी अंतर्राष्ट्रीय और अंतर क्षेत्रीय क्यों है, तो मैं बताऊंगा। अंतर्राष्ट्रीय हो जाता आप एक देश से दूसरे देश के गिला व्यापार करेगा। जो भारत अगर चाइना गिला व्यापार करा तो उसने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का होगा। अगर आप हरियाणा का व्यापार अगर आप बिहार तक करा, यूपी तक करा, पंजाब तक करा तो अंतर क्षेत्रीय व्यापार को आ जाओगा। मतलब खुद के देश में अलग अलग क्षेत्र में व्यापार करना, तो समझ गया होगा अंतर्राष्ट्रीय और अंतर क्षेत्रीय व्यापार में अंतर। तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी कराया करता, अंतर क्षेत्रीय व्यापार भी कराया करता। तो कुछ जो थे वो स्थानीय फुटकर व्यापार करते थे। फुटकर मतलब फुटकर जो है तो सीधा उपभोक्ता ने आपको सामान दिया है। उपभोक्ता मतलब क्यों है, जो खरीदार हो उसने, मतलब जो उसने उसका उपभोग करेगा। जो कर ये जो है करे रेडी वाले होया करे, ये फुटकर व्यापारी होया करे जो सीधे कंज्यूमर ने आपकी सेवाएं प्रदान कराया करे। क्षेत्रीय व्यापार करने वाले लोग जो थे वो सेठ या बोहरा आदि कहलाते थे, पर जो क्षेत्रीय व्यापार कराया करते उसने सेठ या बोहरा कहा करते। जबकि शेष व्यापारी जो थे वो बनिक कहलाते थे। जो शेष थे वो या तो व्यापारी को आया करते या उन्हें बनिक भी कह दिया करते। उस समय व्यापारी किसी एक जाति या धर्म का नहीं होया करता। राजस्थान के व्यापारी मारवाड़ी कहलाया करते। भारत के बंदरगाह वाले नगरों में बड़ी धनी व्यापारी रहते थे। धनी होने के बावजूद ये व्यापारी अपने आप को निर्धन दिखाने का प्रयास कराया करते ताकि वे लूट मार व राजकीय शोषण से बच सके। राजकीय शोषण तक उकर बच सके भाई। अगर राजा नु बिरा पार्टी आनी इनका दौरा भाई, ये फुल पैसा कमाओ है तो इन टैक्स वसूल करके इन्हें मार गड़ार। तो इसलिए राजकीय शोषण तक बचन खातर व लूट मार तक बचन खातर निर्धन होने का दिखावा कराया करते। साधारण रूप से व्यापारी अपने घर की ऊपरी मंजिल पर रहा करते तथा नीचे उनकी दुकान होया कर दी। दिल्ली के व्यापारियों के 2 मंजिला मकान भी थे। व्यापारी ही दुकानदार होते थे। कई बार ये ही सूदखोरों का काम करते थे तथा ब्याज पर धंधे। सूदखोर वो है जो मतलब ब्याज पर धंधे करे और वसूली करे उसकी सूदखोर। दुकानदारों व व्यापारियों के अतिरिक्त छोटे राजकीय अधिकारी भी थे जो राज्य से पारिश्रमिक प्राप्त करते थे। ठीक है भाई, अकेले ऐसे राजकीय अधिकारी नहीं थे जो सिर्फ मतलब जिन जमीन दे दिया कर जरूरत तक कर एकत्रित करके वे आपके वेतन लिया कर दे। कई अधिकारी ऐसे थे छोटे छोटे अधिकारी जिन्हें नकद में वेतन दिया जाया करता। ये बाबा आगे कृषक वर्ग का नीचे ऊपर जो सबसे मेन वर्ग था, सबसे बड़ा वर्ग था, जो पूर्ण समाज के भरण पोषण का दायित्व वहन करता था। भरण पोषण मतलब उनका पेट पालन। इसकी स्थिति यूरोपीय कृषक की तरह दयनीय थी। भारत में इनके भी कई वर्ग थे। देश के विभिन्न भागों में इनकी अनेक जातियां थी। इस वर्ग में एक श्रेणी वह थी जो अपनी भूमि पर स्वयं खेती कराया कर दी। ये किसानों की श्रेणी आगे रहे, अपनी भूमि पर खेती कराया कर दी। एक तो वह 16वीं 17वीं शताब्दी में इन्हें खुद काश्त कहा करते, मतलब खुद तय काश्त करने वाले, खुद तक जोतने वाले, खुद काश्त, जो अपनी भूमि पर स्वयं काश्त या खेती करते थे। यह राजा को निर्धारित कर दिया कर दे, जितना राजा भाई 1/3 या 1/4 कर देना आया करता वो दे दिया कर दे। दूसरी श्रेणी के जो किसान थे उसने पाही काश्त कहा जाता था। पाही काश्त, पाही का अर्थ हुआ ऊपरी अथवा बाहरी, अर्थात पाही काश्त किसानों से अभिप्राय उन किसानों से था जो दूसरे गांव में जाकर खेती करते थे। वहां उनकी अस्थायी झोपड़ियां होती थी। पाही किसानों के अधिकार में उतनी ही जोत होती थी जितनी पर वह केवल अपने परिवार के श्रम का उपयोग करके खेती कर सकता था। भाई ये दूसरा मतलब पाई काश्त वे करते जो दूसरा का खेता में जाए काम कराया करते। मध्यकाल में तीसरी श्रेणी उन किसानों की थी जिनकी अपनी स्वयं की भूमि नहीं होती थी तथा वे किसी भूस्वामी की भूमि पर खेती करते थे तथा उपज का एक हिस्सा प्राप्त करते थे। इन्हें रैयती तथा मुजारियान कहा जाता था। अगर था न ये थोड़े दिन पहले सीईटी ग्रुप डी का पेपर होया था, उसमें रैयती और इनका मुजाहिरियान का इसका बारे में एक प्रश्न था जो मैंने देखा शायद थोड़ा बहुत ध्यान में आवा है। तो 16वीं और 17वीं शताब्दी में से खुद काश्त किसान कहा जाता था जो अपनी भूमि पर स्वयं काश्त या खेती करता था। पाई काश्त उनने क्या कर दे जो दूसरा गांव में जाकर खेती किया कर दे और उनकी अस्थायी झोपड़ियां कर दी। पाई काश्त का दौरा तो थोड़ी बहुत खुद की जमीन होया कर दी जिस पर ये आपके परिवार का क्षमता खेती कर लिया कर दे। जो कि खुद काश्त होया कर दे इनके पास अच्छी जमीन होया कर दी और अच्छा खासा इनका काम चला था। पाई काश्त वे होया कर दे जिनका दौरा 1-8 किला होया कर दा, उस पर खुद खेती कराया कर दे और दूसरा खेता में जाके काम कराया कर दे।
रैयती या मुजारियान जो होया कर दे, इनका द्वारा खुद ही कोई जमीन को नहीं होया कर दी। ये भूस्वामी जो जमींदार होया कर दे और जने होया कर दे, उनका जाए खेती किया कर दे। ठीक है, इन किसानों की स्थिति सोचने थी। राज्य की आय का बड़ा स्रोत भूमिकर ही था तथा इसी भूमिकर से ही राज्य अपने अधिकारियों को बड़े वेतन देता था। किसान इनका विरोध भी नहीं कर सकते थे। ग्रामीण क्षेत्रों के भूस्वामी किसान तथा किसान के अन्य सहयोगी कारीगरों जैसे बढ़ई, नाई, चरमकार, रस्सी बांटने वाले, लोहार, माली, ढोलची इत्यादि ये सभी ग्राम समुदाय का हिस्सा थे। तो मतलब गांव में ये जने आया कर दे, मतलब ये काम करनी है। ईब थाना आड़े एक चीज अंतर ला गया होगा यूरोपीय समाज के किसानों में और भारतीय किसान समाज के किसानों में क्या अंतर है बेरा है। थाना देखा था तो जो यूरोपीय समाज में जो सामंती समाज था उसमें जो खेती कराया करता था जो किसान है वो ज्यादातर वे दास होया करते, दास है। बट भारत में यो सिस्टम कौन था, भारत में दासा द्वारा खेती कौन करवाया जाया करती। हाँ दास थे वो ग्राम में या राजा महाराजा के अरमा में काम कराया करते, ना कि खेता में काम कराया करते। यो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है यूरोपीय समाज के किसानों में और भारतीय समाज के किसानों में। अगर थारते हैं अगर पेपर में पूछ लिया जाए तो आप इस चीज ने हेडलाइन जरूर करना। किसान मध्यकाल में समकालीन दस्तावेजों में किसानों की अनेक श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। ये समकालीन का मतलब हुआ समानकालीन, मध्यकाल में समकालीन का मतलब है उस टाइम के दस्तावेज, मध्यकाल का टाइम के दस्तावेजा में आपने किसानों की कई श्रेणियों को बेरा पाटा है। आप इन्हें 3 भागों में बांट सका, खुद कास्त किसान, पाई कास्त व मुजारियां। आपने पहले पढ़ लिया जिनके पास जमीन का मालिकाना अधिकार हुआ करता, अर्थात वे जिस जमीन पर उनके हल बैल के साथ खेती करते थे वह कानूनी उनकी ही होती थी, मतलब ये खुद कास्त किसान हुआ करते। पाई कास्त क्या करते, ऊपरी या बाहरी किसान हुआ करते, मतलब इनके द्वारा थोड़ी बहुत खुद की जमीन हुआ करती और ये दूसरा के खेत में जाए काम कराया करते। मुजारियान वे हुआ करते जो बड़े जमींदारों की भूमि पर खेती कराया करते, इनका द्वारा खुद का कोई वो को नहीं करता। ये जो जमींदार की भूमि में खेती कराया करते उसका कुछ हिस्सा इन्हें मिल जाया करता। शाही हरम का दृश्य है ये। हरम क्यों है, हरम हर एक राजा का अलग अलग हरम होया करता। हरम में जो है वो राजा के सिवा किसी भी मेल जो मतलब पुरुष है उसकी एंट्री बैन हुआ है, उसमें सिर्फ महिलाएं रहा करें। ठीक है, राजा के सिवा शाही हरम में कोई भी कौन जा सके। ये आप देखांगा भाई महिलाओं की क्या स्थिति थी, स्त्री की स्थिति थी। लड़की का विवाह बाल्यावस्था में कर दिया जाया करता, मतलब बाल्यावस्था मतलब बचपन में। उनकी शिक्षा की कोई व्यवस्था कौन थी। यद्यपि हमें कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहाँ संभ्रात परिवार की महिलाएं, मतलब कुलीन परिवार की जिनका अच्छी दौलत सोलत होया कर दी, वो पढ़ना लिखना जाना कर दी, घुड़सवारी इत्यादि का शौक रखा कर दी। विवाह के उपरांत उनका पूरा जीवन घर की 4 दीवारी में ही व्यतीत होता था। यद्यपि राज परिवार की कुछ स्त्रियों ने अनेक अवसरों पर अग्रणी भूमिका निभाई, जैसे रानी नायकी देवी व रानी दुर्गावती ने स्वयं आगे बढ़कर आक्रमणकारियों का सामना करने के लिए सेना का संचालन किया। भाई आपने देखा हाँ कि कुछ अपवाद भी है। अपवाद मतलब क्यों, जो समाज जो चलता उस परेट के कुछ काम करे है, उसमें रानी नायकी देवी व रानी दुर्गावती का मेन रोल है, क्योंकि इन जो आक्रांता थे, जो आक्रमणकारी थे, उनका डट के सामना कराया था और उन्होंने कड़ी टक्कर दी थी। अनेक उदाहरण ऐसे मिलते हैं जब आक्रांताओं का मतलब आक्रमणकारियों ने किसी शासक को अपनी पुत्री की डोली विजेता शासक के यहाँ भेजने पर विवश किया हो। बाल विवाह मतलब आड़ के कहना चाह है भाई, जो कर कोई भी शासक होया करता, मतलब कोई भी शासक है वो क्या कर दो, इसका मान ले यो एक शासक है, यो दूसरा शासक है, यो इसके ऊपर आक्रमण कर दिया कर दो और इसने विवश कर दिया कर दो कि यो आपकी पुत्री को विवाह इससे गिला करवा दे। तो यह बात आड़ा कहना चाह है। बाल विवाह प्रथा भी मध्यकाल में प्रचलन में थी। छोरिया का बचपन में विवाह कर दिया जाया करता, वह तो बात ऊपर लगी थी, विवाह बाल्यावस्था में कर दिया जाया करता। बात ने दोहरावा यार, ये शासक कई शादियां कराया करता। बस शासक कई बू है करती, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, शासक की बू बहुत ज्यादा हुआ करती। मुस्लिम शासकों के हरम में अनेक पत्नियों के अतिरिक्त अनेक अवैध पत्नियां भी रहती थी। हरम में बड़ी संख्या में दासियां भी रखी जाती थी। सती प्रथा का प्रचलन मध्यकाल में बढ़ गया था। सती प्रथा का मतलब क्या है भाई, अगर किसी महिला का जो पति है उसकी डेथ हो जाए है ना, तो उसने उस महिला ने भी उसका साथ है भाई। अगर किसी महिला की पति की डेथ हो जाए है तो उस महिला ने भी उसके पति की चिता के साथ लिटा के अग्नि में जला दिया जाएगा है, तो इसने क्या करे सती प्रथा। शासकीय या शासक वर्ग की अनेक पत्नियां इस प्रथा का अनुसरण करती थी।
यही इस काल में भारत में जौहर प्रथा का भी यही मतलब है कि भाई जो महिलाएं हुआ करती नहीं, वो एक ग्रुप में भाई उन मान लिया किसी युद्ध होने लग रहा है दोवा का, अगर महिलाओं ने लागा भाई मान लिया आने लग रही है तो वे क्या कर दी भाई, मान लो मुगला का या मान लिया कोई ए राजा है उसको युद्ध होने लग रही है बी राजा गिल है, अगर बी राजा आने लग रहा है नहीं तो उनकी महिलाएं या उनका जो भी स्त्रियां हैं लड़कियां हैं वो इस डर से कि ए राजा है वो उनको अपने मतलब राज्य क्षेत्र में न ले जाए या उनका अपहरण न कर ले, इस कारण ये सारी महिलाएं इकट्ठा होकर जोहर कर लेती थी, मतलब अग्नि में खुद को दहन कर लेती थी। जो आपने जो पद्मावत मूवी है उसमें देखा होगा। इस काल में पर्दा प्रथा भी प्रचलन था, पर्दा प्रथा था न बेरा होगा आपने भी अपना रखा करा इब्बे भी समाज में है। आप ग्रामीण समाज में जाओगे तो पर्दा प्रथा इब्बे भी है, दुपट्टा रखा महिलाएं। स्त्रियों घर की चार दीवारी में सुरक्षित समझा जाता था, वहां भी वे किसी अनजान व्यक्ति के सामने नहीं आती थी। यहाँ तक कि शासकीय परिवार की महिलाएं भी पर्दा में रहती थी। यद्यपि मध्यकाल में कुछ स्त्रियों ने पर्दा प्रथा को त्यागने का साहस किया था। इसमें रजिया सुल्तान जो थी वो इल्तुतमिश की बेटी थी। यह भारत की पहली महिला शासिका है, दिल्ली सल्तनत में थी। ये इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। ये अगर आपसे कभी भी प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत की पहली महिला शासिका कौन है तो रजिया सुल्तान है। तथा मीराबाई को आपको पता ही होगा, मीराबाई जो एक भक्ति संत थी। मीराबाई ने पर्दा त्याग कर अपने जीवन को ईश्वर भक्ति को समर्पित कर दिया था। रजिया सुल्तान ने पर्दा त्याग कर दिल्ली सल्तनत का सिंहासन संभाला था। आमजन की स्त्रियों की स्थिति अधिक शोचनीय थी। उन्हें अनेक प्रकार के काम करने पड़ते थे। लगभग सभी वर्गों की स्त्रियां कताई का काम किया करती, कताई बुनाई। बंगाल की जो मलमल मध्यकाल में विश्व प्रसिद्ध थी, उसका धागा स्त्रियों द्वारा ही बनाया जाता था। भाई जो बंगाल की जो मलमल है नहीं वो वर्ल्ड फेमस थी। उस भर की मलमल कोई और कौन सका है। इसका एक उदाहरण देते हुए मैं आपको बताऊं कि एक बार जो शाहजहां जो है जिसने ताजमहल बनवाया था, शाहजहां, उसकी बेटी है जहांआरा। उसने मलमल की साड़ी पहनी तो उसका पूरा शरीर दिख रहा था। तो जब जहांआरा ने अपने पिता शाहजहां से कहा कि मेरा मतलब ये सही से नहीं हो रही, तो उसके पिता ने कहा कि तुम इसे मतलब दो लड़ा करके लपेट लो। इसके ऊपर जहांआरा कहती है कि मैंने इसको 4 बार मतलब लपेट रखा है, 4 बार तह करके। तो आप सब समझ सकते हैं कि वो कितना माहिन और कितना मतलब मलमल कितना वो था, बिल्कुल सॉफ्ट। तो ये इस उदाहरण से मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिर्फ सिंपल सी बात है, हम समझ गए होगे। तो ये बाबा दासा बचालना भाई दासा की कंडीशन थी। मध्यकाल में भारत में दास प्रथा का बोलबाला था। अधिकतर युद्ध बंदियों को वह कर न दे पाने वालों को दास बना लिया जाता। भाई अगर कोई ए राजा है वो बी राजा पर आक्रमण कर ले है, तो अगर बी राजा हार जाए तो बी राजा के जो मतलब सैनिक है और जो ओढ़े के रहने वाले उन्हें युद्ध बंदी बना लिया जाया कर दो। वह कर न दे पाने वालों को दास बना लिया जाता। गोवा और दिल्ली में दासों की बड़ी मंडियां लगा कर दी। स्त्री पुरुष व बच्चे सभी दासों में सम्मिलित थे। दासों का धर्म परिवर्तन कराकर उन्हें मुस्लिम बनाकर उन्हें विभिन्न सेवा कार्य जैसे घरेलू कार्य करना है, पीकदान उठाना है मतलब थुक्कण वाला, वो छत्र उठवाना है, छतरी हुआ कर दी, वो अंगरक्षक मतलब बॉडीगार्ड्स गणे का मिल जाएगा दे। इनकी दशा जो थी वो सोचनीय थी। मुगल काल में अकबर ने युद्ध बंदियों को दास बनाने की प्रथा को बंद कर दिया था। तो इसलिए तो अकबर ने मान कहा जाया करे द ग्रेट अकबर, उसने युद्ध बंदियां ने दास बनाने की प्रथा ने बंद कर दिया था। कारीगर की क्या स्थिति थी, मतलब शिल्पीकार। मध्यकालीन भारत में कारीगरों का भी एक वर्ग था जो अपने कार्य में बड़ा दक्ष था, मतलब निपुण था। मध्यकाल में भारत में भवन निर्माण का एक बड़ा कार्य था जिसमें बड़ी संख्या में कारीगर काम कराया करते। इसके अतिरिक्त गांव व नगरों में अनेक कारीगर वस्तु निर्माण के कार्य में लगे होते थे। ये आमतौर पर जातियों के रूप में संगठित होते थे। कपड़ा उद्योग का एक ऐसा वर्ग था जिसमें बड़ी संख्या में कारीगर शामिल होते थे। भाई अलग अलग जाति के व्यक्ति अलग अलग काम कराया करते। जो कुम्हार जो होता है वो घड़े बनाया करता, जो चमार था वो जुत्ती या इनका काम कराया करता, चमड़ा का या जुत्ती का काम। खाते था वो बढ़ई का काम ये कार्य करते थे। मतलब अलग अलग जाति के अलग अलग काम थे।
कागज बनाने के उद्योग में भी बड़ी संख्या में दक्ष कारीगर काम कराया करते। बड़ी संख्या में कारीगर कच्चे रेशम को अटेरने व नील बनाने का भी काम कराया करते। ग्रामीण कारीगर मुख्यतः अपने घर में काम कराया करते, जिन्हें जैसे जुलाहे के परिवार में स्त्रियां व बच्चे कपास के बिनौले अलग करते हुए व सूत काटते, जबकि पुरुष कपड़ा बुनते थे। इसमें बताने वाली कोई चीज को नहीं, बिल्कुल आसान बात है। मुख्य रूप से इन कारीगरों को दो भागों में बांटा जाया करता। वह जो कारीगर थे वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड थे। एक तो ग्रामीण कारीगर जो साल में कुछ महीने ही काम कराया करते, जैसे तिल्ली, गुड़ बनाने वाला, नील तैयार करने वाला। दूसरे वे जो पेशेवर कारीगर थे, जिन्हें व्यापारी कच्चा माल उपलब्ध करवाकर वह एडवांस में रुपये देके वस्तु निर्माण कार्य करवाया करते। इन कारीगरों में जो अपने काम में दक्ष होया करते, निपुण होया करते, दूसरे कारीगर उनसे काम सीखने के लिए उनके दिन काम करते थे। भाई आज का टाइम आज को टाइम है। मध्यकालीन भारतीय समाज में ये वही कारीगर थे जिनकी बनाई वस्तुओं की पश्चिमी जगत में बहुत मांग होया करती। इनकी मांग के चलते यूरोपीय व्यापारी भारत में व्यापार करने के नए मार्ग तलाशने लगे थे। इसी कारण तो वे भारत में आए थे। कारीगर द्वारा बनाया कपड़ा कितना महीन कारीगरी है और कितना अच्छे से चित्रित किया गया है, इसके ऊपर देख सकते हैं। मध्यकालीन भारतीय वस्त्र उद्योग उन्नत दशा में था। विदेशों में भारतीय कपड़ों की बड़ी मांग थी। यह कारण था कि विदेशी भारतीय मसालों के साथ साथ कपड़े के व्यापार में भी लाभ कमा रहे थे। भारत के जो पूर्वी और पश्चिमी तट है में यह कपड़ा यूरोप के देशों में पहुंचता था। मध्यकाल में ढाका की मलमल जो थी वो यूरोपीय बाजारों में आकर्षण का केंद्र थी। मैं थाने बताऊं तो मेरा ईबे पेपर था, उसमें यह चीज पूछ रखी थी कि भाई मध्यकाल में जो ढाका की के चीज फेमस थी, तो ओड़ा का मलमल था। तो थर तो ही पूछा जा सका है, मेरे तो पूछा गया है। तो शिक्षा, साहित्य एवं मनोरंजन भी आपने अलग अलग समाज की स्थिति देख ली। ये बापा उनकी शिक्षा देखांगा, आप उनका साहित्य देखांगा। साहित्य में क्या है, उनके ग्रंथ, उनकी अलग अलग जो कर उनकी कविताएं रचना हुआ है, या फिर कोई युद्ध के ऊपर कोई पुस्तक लिखी है, या किसी और चीज़ के ऊपर पुस्तक लिखी है, तो साहित्य के अंतर्गत ये चीज़ आवे। मनोरंजन तो मेरा ही है। तो मैं थाना शुरू में बताया था अपा समाज की बात कर रहा, समाज में लोग रहा है, अपा लोग समझ सारी चीज़ें ये बात समाज में करेंगे। तो कदे भी था दूर समाज को प्रसन्न आवे तो थम गद्दा चाप दियो। पहला बताइयो महिलाओं, पहला बताइए आप शासक में कौन थे, मतलब किसका जा सकती थी, कौन कमजोर थे। फिर थम बता सको हो धर्म में के आधार पर समाज सूकर बट रहा था। फिर थमनु बता सको ब महिलाओं की कैसी स्थिति थी। फिर थमनु बता सको हो ब किसानों की कैसी स्थिति थी। फिर थम और व्यापारिक स्थिति बता सको हो, थम कारीगरा की स्थिति बता सको, थम के कौन बता सको, जो थर जी माँ नू लिखियो, मतलब कुछ भी बता सको यार। थम समाज पे बहुत स्कोप है लिखने का, तो डरने की कोई जरूरत को नहीं है। थम सिर्फ कंटेंट पढ़ो मेरा और थम लिखो ना, कोई टेंशन को नहीं हुआ। शिक्षा, साहित्य एवं मनोरंजन। मध्यकाल में जो भारत है कि प्राचीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र जो थे वो कौन से थे, नालंदा, तक्षशिला, मथुरा, गया, विक्रमशिला, उज्जैन आदि अवनति की ओर अग्रसर हो गए थे। अपना प्राचीन टाइम पर जो थे ने वो नालंदा, तक्षशिला, मथुरा, गया, विक्रमशिला, उज्जैन, ये मतलब बहुत बड़े बड़े शिक्षा स्थल हुआ करते, इनमें महाविद्यालय लगाया जाया करता। बट मध्यकाल में ध्यान दे अवनति की ओर अग्रसर हो गए, मतलब डाउन होने लगा इनका सिस्टम। नालंदा विश्वविद्यालय को तो आक्रमणकारी जिसका नाम था बख्तियार खिलजी आग के हवाले कर दिया था। एक शिक्षा के स्थल जिसने मंदिर, शिक्षा का मंदिर कहा जाया करता, नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी पूरे विश्व में प्रसिद्धि थी। दूर दूर के लोग जहां पर पढ़ने आते थे, उसको भी इन दुष्ट आक्रांताओं ने छोड़ा नहीं। जो बख्तियार खिलजी था उसने इसको भी आग के हवाले कर दिया। मंदिरों को मिलने वाला अनुदान बंद हो गया। क्या तो हो गया, क्योंकि शासक उनका कौन था। अनेक मंदिर तोड़ दिए गए। इससे भारतीय ज्ञान, विज्ञान व शिक्षा को भारी आघात हुआ। फिर भी गुरुकुल पद्धति के आधार पर प्राथमिक शिक्षा का प्रचार प्रसार संपूर्ण भारत में होता रहा। पर फिर भी एक जो मेन नींव थी गुरुकुल पद्धति, वह फिर भी चलती रही। सुल्तान जो थे एवं मुगल शासकों ने मदरसों एवं मकतबों को दिल खोलकर दान देकर फारसी और अरबी भाषा को प्रोत्साहन दिया। भाई जो सुल्तान थे, मतलब जो राजा थे, उनने मदरसा थी, जो मकतब थे, जो मतलब थाना बेरा है उस टाइम के जो आज का टाइम पर गुरुकुल होया कर है ना, उसी टाइम में मदरसे मकतब होया कर दे। इन राजा ने इनकी फुल दान दिया। इस तरह फारसी भाषा ने, अरबी भाषा ने बहुत प्रोत्साहन मिले। साथ ही साथ विजयनगर जैसे कई क्षेत्रीय शासकों ने संस्कृत एवं अन्य क्षेत्रीय भाषाओं
की शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। विजयनगर साम्राज्य था जो दक्षिण भारत में था। मैं थाने ऊपर कौन बताओ था, राय व नायक वो इनसे रिलेटेड थे। किन तय विजयनगर साम्राज्य थे, ये दक्षिण भारत में था। आज का कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, इस क्षेत्र में था विजयनगर साम्राज्य। ये हिंदू साम्राज्य था। इसने संस्कृत व अन्य क्षेत्रीय भाषा की शिक्षा को प्रोत्साहन दिया था। मध्यकाल में विभिन्न भाषाओं के साहित्य का भी विकास हुआ, जिसमें मुख्य भूमिका संत भक्तों की रही। कल्याण की राजतरंगिणी, चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो, अमीर खुसरो का तुगलकनामा, अमीर खुसरो कौन सा था, तुगलकनामा, तुलसीदास की रामचरितमानस, मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत, सूरदास की सुरसागर, अबुल फजल की अकबरनामा इत्यादि इस काल की प्रमुख रचनाएं हैं। मम्मी है, जिसमें मुख्य भूमिका जो थी वो भाई यार क्या कर लूं मैं, मम्मी है कल्याण की जो राजतरंगिणी है, आपने के करना है, इनती समझना है, तो पेपर में पक्का होगा इनमें तो एक ना एक है भाई। राजतरंगिणी किसकी रचना है, कल्याण की। या नु पूछ लेगा बेनीमन में से कौन सी रचना कल्याण द्वारा रचित है, तो अपन राजतरंगिणी बताना पड़ेगा। पृथ्वीराज रासो की, चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के युद्ध और उसके बारे में बताया गया है। अमीर खुसरो का तुगलकनामा है, मोहम्मद तुगलक और उसके बाद के बारे में बताया गया। तुलसीदास की रामचरितमानस है। थाना पक्की याद रखनी पद्मावत, पद्मावत जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। जो अपनी पद्मावत मूवी थी वो इसका पे आधारित है, मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत पे। सूरदास की सुरसागर, अबुल फजल की अकबरनामा है जो अकबर का जीवन के ऊपर लिखी गई है। मध्यकाल में भारत में मनोरंजन के साधनों में मुख्यतः संगीत, नृत्य, शिकार, कुश्ती, मल्लयुद्ध, जानवरों की लड़ाइयाँ, शतरंज इत्यादि थे। तीज त्योहार एवं उत्सवों से भी मनोरंजन होता था। ये तो सिंपल सी बात है। ये थोड़ा सा आगे है धर्मांतरण। धर्मांतरण मतलब वह धर्म चेंज करवाना, एक धर्म दूसरे धर्म में। तो मध्यकाल में भारत में आक्रमणकारियों, व्यापारियों एवं सूफियों के साथ इस्लाम का आगमन हुआ था। 636 ईस्वी से 1761 ईस्वी तक भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों लगातार आक्रमण होते रहे। ये आक्रमणकारी अपने साम्राज्य विस्तार, धन की लूट व इस्लाम का प्रसार आदि उद्देश्य से प्रेरित थे। भाई ये जो आक्रमणकारी थे वो भारत में क्या ताया कर दे, तो सबका मेन उद्देश्य कर दो इनको धन की लूट करना, दूसरा उद्देश्य कर दो इस्लाम को प्रसार करना, और तीसरा उद्देश्य कर दो आपको साम्राज्य ने बढ़ाना। ठीक है, लेकिन इन्हें भारत की जनता के प्रतिरोध का सामना करना पड़ता था। धर्मांतरण के लिए तलवार व अग्नि की नीति असफल रही तो लोभ व लालच का सहारा देकर इन शुरू में कहा था कि भाई क्या तो था भाई आपका धर्म कन्वर्ट कर लो, इस्लाम स्वीकार कर लो, नहीं फिर मतलब उन्हें मार दिया जाया करता। परंतु या जो है वो लाज लेवल पर को नहीं हो पाई, तो इन्हें दूसरों तरीक को अपनायो। लोगों ने लोभ दियो व लालच को सहारा दियो। जजिया लगाकर धर्मांतरण का प्रयोग किया गया। जजिया क्या होया करता, जो गैर इस्लामी जो लोग होया करते, जो इस्लाम धर्म ने कौन मान्या कर दे नहीं, उनके ऊपर जजिया कर लगाया कर दे। लेकिन इसमें उन्हें आंशिक सफलता मिल पाई, थोड़ी बहुत सफलता मिल पाई। 1800 ईस्वी तक अविभाजित भारत में, मतलब बिना बटा हुआ भारत में, मतलब पूरा जो पाकिस्तान भी उसके अंतर्गत था, बांग्लादेश भी उसके अंतर्गत था, उस समय जो है मुस्लिम एवं हिंदुओं का जो अनुपात था वो 1:7 था। मतलब 7 हिंदुओं के ऊपर 1 मुसलमान था। समझ में आई बात। मान लो अगर किसी देश में 7 हिंदू है तो उसमें सिर्फ 1 ही मुसलमान था। अगर 14 हिंदू है तो सिर्फ 2 ही मुसलमान थे, अर्थात 15% से भी कम आबादी इनकी थी। समझ में आया। इसलिए ज्यादा धर्मांतरण कौन करा पाए। भक्ति आंदोलन के बारे में भी पढ़ांगा। मध्यकालीन भारतीय समाज की एक प्रमुख विशेषता जो थी वो भक्ति आंदोलन रहा था। मध्य युग में भारतीय समाज को कर्मकांड मतलब पूजा अर्चना करना, गला में ताबीज गाल लेना, गमछा मारना, मतलब ये चीजें कर्मकांड में अंतर आ जाए। टोपी पहनना, ये चीज मतलब कर्मकांड में आवा है। अंधविश्वास मतलब सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास का मतलब क्या है, जादू टोना विश्वास करना और चीज। भेदभाव से मुक्त कर उसके आत्मविश्वास व आत्मसम्मान को जागृत कर जगाकर भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। क्या हुआ, मध्यकाल में भक्ति आंदोलन फैल रहा था। इसने क्या किया, इसने भारतीय समाज में फैल रहे कर्मकांड, अंधविश्वास व भेदभाव ने अलग करके लोगों में आत्मविश्वास व आत्मसम्मान ने जागृत किया। अनेक संत थे जिसमें रामानंद, गुरु नानक देव, चैतन्य महाप्रभु, दादू दयाल, नामदेव, तुकाराम, रविदास, कबीरदास, मीराबाई, सूरदास, रसखान ने अपनी वाणी से समाज की कुरीतियों के विरुद्ध जागृत किया। कुछ सभी संत भी थे जैसे निजामुद्दीन औलिया, जिनकी अजमेर में दरगाह जो बहुत फेमस है। शेख फरीद जो अपने
हरियाणा में भी जिसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। शेख सलीम चिश्ती, जिसकी फतेहपुर सीकरी में दरगाह थी, आदि ने अपनी वाणी से समाज में सद्भाव की भावना पैदा करी थी। जो ये तुकाराम थे और ये नामदेव थे, ये महाराष्ट्र के मेन वे थे। कबीरदास जो थे वो काशी के थे। गुरु नानक देव जो थे वो पंजाब में थे। चैतन्य महाप्रभु जो थे वो शायद बंगाल के थे। रामानंद जो थे वो दक्षिण भारत से थे। दादू दयाल के बारे में मुझे इतना पता नहीं है। मीराबाई जो थी वो राजस्थान की थी और सूरदास भी उत्तरी भारत के ही थे। रसखान जो थे वो एक मुस्लिम थे, परंतु ये परम कृष्ण भगत थे। ठीक है, तो आज आपने ये चैप्टर कर लिया पूरा। अगला हम पढ़ेंगे आप ईसाइयत और इस्लाम। अगर थाना वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो। ये थाना बेरो होगा मैंने कितनी समस्याएं सहन करनी पड़ती है। मेरी मम्मी बार बार मुझे डिस्टर्ब करती है, तो लाइक कर दियो इसे बात पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।